भारतीय जनता मजदूर संघ श्रमिक कल्याण के लिए देश भर में काम कर रहा है और जो सरकार की योजनाएं वो श्रमिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए आती हैं। हमारे वॉलेंटियर्स उस योजना को 100% उसका लाभ उन ज़रूरतमंदों को मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं, एक सशक्त प्रहरी के रूप में। अच्छा, विपक्ष लगातार लोगों को ये इस चीज़ को लेकर भ्रमित कर रहा है कि आरक्षण को लेकर कि आपका आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी ने नीति के तहत खत्म कर दिया है। सभी जो सरकारी ऑफिस हैं या विभाग है उनमें प्राइवेटाइजेशन को लेकर वो एक भ्रम फैला रही है। सही मान रहे हैं आप इस चीज़ को? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अभी EWS स्कीम में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये बात से मैं बिल्कुल भी ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके की कोई इस प्रकार की ये योजना चला रही है। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि आरक्षण जो है उस पर समीक्षा तो होनी चाहिए। जो आदमी पैसे वाला है, संघ वो जो सांसद है, विधायक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आरक्षण जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग ज़रूरतमंद हैं। शायद आने वाले समय में इस पर समीक्षा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी देखा गया है कि जो लोग एक बार आरक्षण का लाभ पा लेते हैं, ऊंचे पदों पर चले जाते हैं या ऊंची नौकरी पर चले जाते हैं, लगातार वही आरक्षण पाते रहते हैं, जबकि जो नीचे के तबके का वर्ग है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, आरक्षण के मतलब एक तरह से भरपाई ऊपर के ही लोग कर लेते हैं इस चीज़ को। 1935 में जब आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई तो 429 जातियां उस अनुसूची में शामिल की गई थी। 1950 में 593 जातियां वो अनुसूचित जातियां घोषित हुई और आज 2023 में 1238 जातियां उस शेड्यूल कैटेगरी में आती हैं, शेड्यूल कास्ट के रूप में। तो जाहिर सी बात है 1950 में जो संविधान का अनुच्छेद 17 है उसमें स्पष्ट कहा गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो आज़ादी के बाद उस संविधान को नहीं माना गया या जानबूझ करके ये जातियां जो है 637 से ज़्यादा जातियां जो जिनको अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया, इस पर समीक्षा की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन जातियों को लिया गया और वो जातियां जो 1950 के बाद में अनुसूचित जातियों में शामिल हुई, आज वो खुद को 5000 साल से शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, इस प्रकार की राजनीति कर रही हैं। इस पर समीक्षा करने की तो आवश्यकता है ही। जाति और आर्थिक में भेद बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जाति आरक्षण जो है वो किसी भी सूरत में उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको सरकार की योजना पहुंच नहीं पा रही है। आरक्षण जो है वो ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, जाति या धर्म देख करके नहीं। इस समय बेरोजगारी चरम पे है और महंगाई भी, दोनों पूरा अपना पूरा रूप दिखा रही। कहीं सरकारी नौकरी कहीं है नहीं और आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम देखने को मिल ही रही है। देखिए, बात बेरोजगारी की और सरकारी नौकरी की, दोनों बिल्कुल अलग बिंदु हैं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इस वक्त देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो रहा है वो लोगों को रोजगार दे करके ही इस्टेब्लिश हो रहा है। कोई भी सड़क बगैर इंसान के नहीं बन रही है। जो लोग काम कर रहे हैं, तमाम सड़कें बन रही हैं, तमाम आप डेवलपमेंट जो देख रहे हैं देश के अंदर, वो हमारे ही नागरिक जो हैं वो उसमें श्रम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बात में मैं बिल्कुल भी आपकी मैं सहमत नहीं हूँ कि नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार हैं और तमाम जो अभी 33 लाख करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में आने वाला है, उसमें भी रोजगार के जो मार्ग जो हैं वो सृजित होंगे। मगर यदि सरकारी नौकरी की बात करें, सरकार को एक शासक के रूप में काम करना चाहिए। ये व्यवस्था तो बिल्कुल गलत है। जो व्यापार, सरकार व्यापारी नहीं है, व्यापार तो व्यापारी को करना होगा। व्यापारी जो है वो गलत ना करे, उसको सरकार को ध्यान में रखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि रोजगार भी हैं और सरकारी नौकरी के नाम पर अगर बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटा जाना है, वो कहीं ना कहीं जो है वो ठीक नहीं है। सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने के उस पर आई थी, लेकिन वादा था, मोदी सरकार वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ देने के बजाय उससे दुगनी छीन गई। मैं कहता हूं कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं, बल्कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर में जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो इतने इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसमें रोजगार के जो लोकल लोग हैं, नागरिक हैं, उनके लिए जो है ना रोजगार बने हैं और आने वाले समय में और बनेंगे। ये 2 करोड़ का जो विषय लेकर के हम लोग सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, वो ठीक नहीं है। हमें ये भी देखना है कि हम इतना बढ़िया डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, चाहे वो सरकारी राज्य कर्मचारी हो या एसोसिएशन है
या संघ हो एक चीज़ की बार बार लगातार पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं? देखिए, पेंशन बहाली की मांग जो जिस तरीके से ओल्ड पेंशन बहाली की मांग जो जगह जगह जो हम लोग सुन रहे हैं, सरकार के ऊपर हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी, कुछ लोगों को पेंशन बहाली को लेकर के जिस तरीके से कि ये मुहिम चल रही है, वो विपक्ष के द्वारा जो किया जाए, जब विपक्ष को मौका था तब उन्होंने क्यों नहीं बहाल किया? ये केवल विपक्षी मामला है। सरकार हमें इस वक्त में मौके भी दे रही है व्यापार करने के। जिन लोगों के पास में पहले क्या नाम है, लोन लेने के लिए समस्या हुआ करती थी, आज बगैर किसी गारंटी के लोन मिल रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं। अगर पूरा देश इसी तरीके से पेंशन के ऊपर आश्रित हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। जहां ज़रूरत होती है सरकार अपने तरीके से पेंशन भी दे रही है, और अगर उचित लगेगा तो उसी हिसाब से जब केवल पेंशन के बोझ में अगर पूरे प्रदेश को, देश को जो अगर हम डालेंगे वो ठीक नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का मामला है, विपक्षी मुद्दा है। इसमें विपक्ष भी कहीं भी किसी भी स्टेट में जहां पर इनके शासन है वहां पर भी ये इसको लागू नहीं कर रहे हैं। ये केवल विपक्ष के ऊपर एक दबाव बनाने का, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का पैतरा है इनका। ये राजस्थान और हिमाचल का उदाहरण वे लोग दे रहे हैं। अभी कहाँ शुरू किया, कहीं शुरू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं शुरू करने के लिए आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप जिस वक्त केंद्र में थे तब क्यों नहीं लागू किया आपने? तब तो आपने जो है ना सैनिकों की पेंशन को भी जस्टिफाई नहीं किया था। तो केवल कह देने मात्र से नहीं होगा, हर चीज़ को देखना है। 130 करोड़ की आबादी है, सबको देखना है, और सरकार सबको देखते हुए तमाम योजनाएं भी ला रही है और तमाम अच्छे निर्णय भी कर रही है।